हेलो बच्चों, मैं SOL से डॉक्टर भवानी दास बोल रही हूँ। आपका जो पेपर है अनुवाद का, उसी के रिगार्डिंग, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको तो ये पेपर पूरा पढ़ा दिया गया। ये आपका लास्ट क्लास है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा और भी इस पेपर को आसान बना दिया जाए। उसी सिलसिले में जो भी बात है उसको आपसे शेयर करूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि कैसे आसानी से हम इस पेपर को यानी अनुवाद को कर सकते हैं। बेटे, जो चीज सुनने में बहुत कठिन लगता है उसको जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आसान हो जाता है। जो चीज दूर से हमें बड़ी भयावह दिखती है, जब हम उसमें से गुजरने लगते हैं तब वो चीज बहुत ही आसान हो जाती है। अगर कुछ विघ्न बाधाएं उसमें आती भी हैं तो सॉल्व होती रहती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए आप अनुवाद के पेपर से डरना नहीं। कोई मुश्किलें आए तो उसको हमें सॉल्व करना है, और इसीलिए आज का यह लास्ट क्लास जो है आपका, वो मैंने लिया है। वैसे बच्चों, आपको पता है कि अनुवाद से हमें कितना फायदा होता है। जैसे एक दो बातें मैं बता दूं कि अनुवाद से संसार के, क्यों अपने ही देश की नहीं बात मैं कर रही, पूरे विश्व के, संसार के बहुत से उत्कृष्ट साहित्य का हम आनंद ले सकते हैं। किससे? अनुवाद से। कितने ऐसे साहित्य हैं साहित्य जगत में जो कि सम्मानित होते हैं, जिनको अवार्ड मिलता है। वो क्यों मिलता है? वो दूसरे भाषा भाषी बहुत उत्कंठित होते हैं जानने के लिए कि उसमें क्या ऐसी चीज है, क्यों उसको सम्मानित किया गया। तो उस स्थिति में ये अनुवाद विभिन्न भाषाओं में उस उत्कृष्ट साहित्य का होता है, और फिर जब वो हमारे भाषा में अनुदित होकर हमारे पास आता है तो हम भी मूल साहित्य का ही आनंद उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा है। वैसे ही संसार के अन्य भाषाओं के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का, शोधों का परिचय भी यही अनुवाद कराता है। अब आप ही देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर ये अनुदित होकर हम तक ना आए तो हमें कैसे पता चलता। अब छोटी सी बात ही ले लो, अभी कोरोना काल में देखो आप, कितना कुछ हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना विकसित हुआ, कितनी नए नए चीजें आविष्कृत हुई, कितने देशों से हमारा नाता जुड़ा, कितनी आपस में बातचीतें हुई। ये सारी चीज हमको हर दिन न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम जानते थे, हमारे तक पहुंच जाता था। हम उन चीजों की जानकारी रखते थे क्योंकि हमें भी आदत पड़ गई थी कि हम कैसे, कहाँ क्या हो रहा है, उस चीज को हम कैसे जाने। तो प्रतिदिन हम न्यूज सुनते थे। तो वहां जो आती हैं, ये बातें आती हैं, वो विभिन्न भाषाओं में फिर उनका अनुवाद होता है। अनुवाद होकर वो फिर न्यूज चैनल से हमारे तक आते हैं। तो ये तो हमने कहा बड़े पैमाने की बात, लेकिन आप एक इस बात पर ध्यान दो कि आपके कोर्स में ये अनुवाद विषय क्यों रखा गया। बेटे, कोई भी चीज पहले छोटे प्लेटफॉर्म से ही शुरू करते हैं। आप विद्यार्थी हो, आपसे ही इस चीज को हम शुरू करें तो आगे जाकर एरिया जब बढ़ता है एक एक क्षेत्र में,
आपकी रुचि होती है, उस समय ये विस्तृत रूप में आपको इसके ज्ञान की जरूरत होती है। तो आपके कोर्स में हम इसलिए रखे हैं कि हमारे व्यावहारिक जीवन में भी ऐसे छोटे छोटे बातें आती हैं, छोटे छोटे अनुच्छेद आते हैं, वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, जिनके अनुवाद की हमें जरूरत पड़ती है। हमारे भाषा में उनको जानना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखे होंगे कि पश्चिम का देश जो है वो काफी विकसित हो चुका है, और जितने भी कार्य हैं, चाहे ऑफिशियल हो, कहीं का भी लेटर हो, कुछ भी हो, वो हमें ज्यादा से ज्यादा मैटर हमें इंग्लिश में ही, अंग्रेजी में ही मिलते हैं। फिर हमें उनका अनुवाद करना पड़ता है, तभी हमारा काम चलता है, या हम उस मटेरियल को, उस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। इस चीज का प्रैक्टिस कराने के लिए ही ये अनुवाद विषय आपके कोर्स में रखा गया। केवल जीई के पेपर में ही नहीं, आप देखोगे तो हमने डिसिप्लिन कोर्स में भी भाषा और व्याकरण को रखा है, क्योंकि अब छोटे थे तो आप पढ़ते ही थे, बड़े होकर भी आप बहुत तरह की मिस्टेक करते हैं। तो ये मिस्टेक यहीं रोकने के लिए वो चीज हमने सिलेबस में डाला हुआ है, ताकि आप माहिर हो जाएं उस चीज में। इसी तरह ये अनुवाद भी हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आता है। आप देखोगे कि बाहर जो चीजें होती हैं, आप जाके घरों में बताते हो, और सब लोग एक ही भाषा भाषी नहीं होता। कोई हिंदी जानता है, कोई मराठी जानता है, कोई बांग्ला जानता है, विभिन्न भाषा भाषी लोग होते हैं। तो वो बाहर जो भी सुनते हैं वो घर में जाके वो अपनी भाषा में ही बोलते हैं। तो देखो ना, वो भी तो एक तरह का अनुवाद ही हुआ। तो जो कुछ अभी तक आपको पढ़ाया गया वो तो अनुवाद का सैद्धांतिक रूप था, सिद्धांत, थियोरेटिकल रूप था। लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसका व्यवहारिक रूप हम बताएंगे। आपको मैंने बताया ही है कि हमें हर समय अनुवाद की जरूरत पड़ती है। हम कहीं दफ्तर में भी जाते हैं तो हमें लेटर मिलता है, कुछ बातें हमें समझ में आती हैं, कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं, आपको नहीं समझ में आती हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है अनुवाद की। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए ही अनुवाद को आपके कोर्स में रखा गया है, ताकि आपको अनुवाद का प्रैक्टिस रहे, आप अनुवाद को समझ सकें, इस पर अपने फ्यूचर की तैयारी कर सकें, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। बच्चों, एक लाइन में हम ये बोलना चाहते हैं कि आज जिस अर्थ में अनुवाद शब्द प्रयुक्त होता है या हो रहा है, वो क्या है? वह अर्थ है एक भाषा के कथन को या बात को दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करना। इस चीज को आप समझो। आप केवल नाम से डरते हो, डरना नहीं है, इसको समझना है कि एक भाषा के कथन को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, या एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना, यही है अनुवाद। लेकिन इसको आप सुविधा की दृष्टि से दो नाम दे सकते हैं। इसमें दो भाषाओं का होना जरूरी होता है। एक तो होता है मूल भाषा, एक वो जिसमें हमें अनुवाद करना है। तो पहली जो मूल भाषा होती है उसको तो हम स्रोत भाषा कह सकते हैं, स्रोत भाषा के नाम से अभिहित कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है
दूसरी जो भाषा होती है उसको हम लक्ष्य भाषा कह सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए ये इस नाम से आप कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखो कि जो मूल भाषा है जिससे आपको दूसरी भाषा, जिस भाषा को आप दूसरी भाषा में अनुदित करना चाहते हैं, जो पहली भाषा है मूल भाषा, उसको हम स्रोत भाषा कहेंगे, और जो दूसरी है उसको लक्ष्य भाषा कहेंगे। ये ध्यान में रहना चाहिए। अब बेटे कई चीजें ध्यान में रखने योग्य हैं। पहली बात, सर्वप्रथम जब इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आए कि कोई अनुच्छेद है या कोई ऐसी चीज है, आप मान लीजिए कोई अनुवादक है, उसके सामने कोई नॉवेल ही आ गया, कोई उपन्यास ही आ गया, उसका अनुवाद करना है, या आप हैं, आपको किसी अनुच्छेद का, किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का अनुवाद करना है, तो आप क्या करोगे? सर्वप्रथम जो है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सर्वप्रथम अनुवादक को, कथ्य को कई बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि उसमें क्या भाव है इसका आभास आपको मिल जाता है। और एक और जरूरी बात यह है कि अनुवादक के लिए दोनों भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। दोनों भाषाओं पर कमांड होने से ही वो अनुवाद कार्य में सफल हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रहे। दूसरी चीज, स्रोत भाषा का कथ्य लक्ष्य भाषा में आने पर इस बात का आपको ध्यान रखना है, या अनुवादक को ध्यान रखना है कि उसमें न विस्तार हो, न संकोच हो, न ही किसी प्रकार का परिवर्तन हो। ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ दें, कुछ उसमें से कोई पोर्शन आप निकाल दें। मैंने कहने का मतलब ये कि किसी भी तरह की घटाव बढ़ाव करने की स्थिति नहीं आनी चाहिए, वो एग्जैक्ट होना चाहिए। ये बात अनुवादक को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। हम उसमें किसी भी हालत में, उसके कथ्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ना उसमें से कुछ घटा सकते हैं। किसी भी तरह का परिवर्तन करने से वो भाव अनुवाद में नहीं आ सकता। इसलिए हमें उसके कथ्य को किसी भी तरह उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। इस बात का अनुवादक को ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी चीज को करें, इस तरह की कोई स्थिति आए कि आपको, मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ ही मिलता है, तो उसमें आप उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उसमें देखेंगे कि कोई जो भी अनुवाद आप कर रहे हो उसमें अन्य तरीके से कोई बात उसके साथ नहीं जोड़नी चाहिए। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ोगे, ठीक है ना? तो उसमें से कोई ऐसी चीज
कोई ऐसा कथ्य उसमें छूट जाए, ये भी ध्यान रखोगे। तो मैंने कहने का मेरा मतलब ये कि कथ्य को एज इट इज जैसा है उसी तरह से आप अपने अनुवाद में उसको रखोगे। और ये तभी संभव है जब आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि आपको दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार हो, दोनों भाषाओं को आप अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, तभी ये संभव होता है। और तभी आपका जो अनुदित मैटर है, जो तथ्य है, वो अनुवाद की दृष्टि से सफल हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। और नेक्स्ट हुआ कि मूल सामग्री को पढ़कर जब आप करेंगे, जब आप अनुवाद करेंगे, तो इस बात पर भी आप ध्यान बनाए रखेंगे कि मूल सामग्री को पढ़कर या सुनकर जो अपेक्षित प्रभाव आप ग्रहण करते हैं या अन्य भाषा भाषी जो प्रभाव ग्रहण करता है, एक बार और सुन लीजिए, मूल सामग्री को पढ़कर या सुनकर जो स्रोत भाषा के लोग हैं जो अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हैं, वही प्रभाव, वही अपेक्षित प्रभाव अनुदित सामग्री से भी या सामग्री को सुनकर लक्ष्य भाषा भाषी को भी ग्रहण करें, इस बात को आप ध्यान रखें। माने हमारे कहने का मतलब ये कि मूल सामग्री को पढ़कर या ये स्रोत भाषा भाषी जो अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हैं, वही लक्ष्य भाषा के ये श्रोता या पाठक को भी वही अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करवाना होता है। उसे ये लगना चाहिए कि वो मूल कथ्य को ही पढ़ रहा है। हमारे यहाँ अपेक्षित प्रभाव से मतलब ये है कि जो भी लेखक किसी उद्देश्य से ही तो कुछ लिखता है कि ये चीज, ये तथ्य, ये संदेश हमें पाठक तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से वो किसी रचना को रचता है, या मान लीजिए आपके पास कोई पैराग्राफ आता है, आपके एग्जाम में आता है या आपको करने के लिए दिया जाता है, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य, मूल का जो उद्देश्य है, लक्ष्य भाषा भाषी को भी वही लक्ष्य महसूस होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी अनुवादक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका मूल का जो प्रभाव है वही लक्ष्य भाषा भाषी को भी महसूस होना चाहिए। अगर उस प्रभाव में कोई पार्थक्यता आता है या मूल के प्रभाव से वो दूसरा कोई प्रभाव ग्रहण करता है, उसमें अंतर रहता है, तो वो अनुवाद सफल नहीं माना जाएगा। मूल कथ्य को सुनकर स्रोत भाषा भाषी को जो महसूस होता है
लक्ष्य भाषा भाषी को भी अनुदित होने के बाद वही चीज महसूस होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब उस अनुवाद की सार्थकता है, उसको सही माना जाएगा, अन्यथा वो सफल अनुवाद नहीं कहा जाएगा। एक बात और, स्रोत भाषा के कथ्य और अभिव्यक्ति का जैसा सामंजस्य होता है, हर लेखक जो है, इस बात को आप ध्यान में रखें कि हर लेखक जब कोई चीज लिखता है, कोई रचना करता है, तो उनके कथ्य और अभिव्यक्ति का एक तालमेल होता है। कथ्य और अभिव्यक्ति का एक सामंजस्य होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कथ्य को नहीं समझ रहे हो या अभिव्यक्ति को नहीं समझ रहे हो। कथ्य मीन्स वो जो कुछ उसमें कहना चाहता है। बेटे एक बात ध्यान रखना कि हर एक चीज के दो पक्ष होते हैं। आप पढ़ते भी आए होंगे, एक उसका भाव पक्ष, एक उसका कला पक्ष। भाव पक्ष में होता है कि उसमें क्या है, ये आपको अदर जगह भी काम आएंगे, इसको समझ लीजिए। भाव पक्ष में अगर एक छोटा सा पैराग्राफ भी आपको आया है तो उसमें कोई तो कोई भाव होगा, तो वो हो गया भाव पक्ष। जो कथ्य है वो हो गया उसका भाव पक्ष। और उस कथ्य को किस तरह प्रेजेंट किया गया है, किस तरह कहा गया है, वो हो गया उसका कला पक्ष। तो हर चीज में ये दो चीजें होती हैं, एक भाव पक्ष, उसमें क्या है, किस चीज का वर्णन है, और दूसरा हो गया कला पक्ष, कैसे वर्णित है। कहने के ढंग पर बहुत कुछ असर करता है। तो उसमें एक लेखक के कथ्य और अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति मीन्स कैसे कह रहा है, किस ढंग से कह रहा है, किस स्टाइल में कह रहा है, उसमें उसका एक सामंजस्य होता है। तो अनुवादक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस सामंजस्यता को वो लक्ष्य भाषा में भी बनाए रखे। हमें हर एंगल से देखना है कि स्रोत सामग्री में, स्रोत सामग्री का जो हम कथ्य का जो हम अनुवाद करने जा रहे हैं, उसका सही हर एंगल से उसका अनुवाद में, अनुदित जो भी हम अनुवाद करने जा रहे हैं, उसमें वो चीज मेंटेन होनी चाहिए, वो चीज आनी चाहिए, तब जाके अनुवाद सफल माना जाएगा, तभी वो अनुवाद प्रशंसनीय हो सकता है। तो कथ्य और अभिव्यक्ति के सामंजस्य को भी आपको ध्यान में रखकर तब अनुवाद करना है। अब देखिए, जो लेखक या साहित्यकार होते हैं, वो जब अनुवाद करते हैं तो वो उसमें एकदम डूब जाते हैं, एकदम वो उस स्थिति में होते हैं जैसे मूल लेखक होता है। तभी वो अच्छी तरह से अपने इस नवीन मीन्स लक्ष्य भाषा
में वो अनुवाद वो सृजन कर सकता है। जब तक उसकी भावनाओं को वो नहीं समझेगा, जब तक लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा में डूबकर वो सामंजस्य नहीं बनाएगा, तब तक वो बात लक्ष्य भाषा में अनुदित साहित्य में आ ही नहीं सकता। एक रागात्मकता की स्थिति बनती है, तब जाके वो चीज लक्ष्य भाषा में दिखाई देने लगती है। हर ऐसा जब होता है, तभी लक्ष्य भाषा भाषी को महसूस होता है कि हम अनुदित साहित्य नहीं पढ़ रहे, हम तो मूल साहित्य पढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति का होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसमें थोड़ा भी हेर फेर हुआ तो भाव बदल जाता है। कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ हो जाना, फिर वो चीज नहीं हमें महसूस होता जो मूल भाषा में होता है। इस स्थिति में एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, हम केवल साहित्य की ही बात नहीं कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद हो रहे हैं। राजनीति क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जहाँ भी जो हो रहा है सबके संबंध में मैं कह रही हूँ। आपके कोर्स में जो ये रखा गया है, उसमें भी जब आपके सामने ये चीज आएगी, तो इन्हीं सब चीजों को जो आप सैद्धांतिक रूप में, सिद्धांत के रूप में आप पढ़े हैं आज 10-15 दिन से, वही चीज आपको अब व्यवहार में लाना है। और ये छोटी छोटी बातों को आप समझ लें तो आपका सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप जब मान लीजिए आपके सामने कोई पैराग्राफ ही आए, तो आप उसको ध्यान से पढ़ो और एक दो चार बार उसको पढ़ने के बाद एकदम उस चीज को समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है। उसी ढंग से, उसी स्टाइल में, उसी तरीके से आपको, अगर हिंदी से इंग्लिश करना है तो आप करोगे, अगर हिंदी से इंग्लिश करना है तो करोगे, और इंग्लिश से हिंदी करना है तो भी ये चीजें समान रूप से लागू होंगी। और एक चीज मैं दोनों को मिला जुला के कह रही हूँ, पूरे अनुवाद प्रक्रिया, जो पूरा अनुवाद विज्ञान है कैसे करते हैं उसको भी बता रही हूँ, और छोटे पैमाने पर जब जो आपके कोर्स में लगा है, आपके एग्जाम में आएगा, उसको भी। बच्चों, आपके एग्जाम में एक तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ही, सैद्धांतिक क्वेश्चन इस तरह बड़े बड़े कि अनुवाद क्या है, और एक अनुवाद करने के लिए भी पैराग्राफ जरूर आएगा। तो जो पढ़े हैं उसी को उसमें लागू करना है, और उसी को हम सरल भाषा में आपको हम बता रहे हैं। इसलिए आप ये चीज ध्यान से सुनिए। और दूसरी चीज कि अनुवादक को काफी निष्ठावान होना चाहिए, अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी से मतलब ये है, बात वहीं आ जाती है कि जब आप अनुवाद करते हो या करोगे, तो हमें उनके भाव की पकड़ होनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसमें हमें अपना पांडित्य नहीं दिखाना है। आप जो कुछ भी जानते हैं, अपनी विद्वता का प्रदर्शन उसमें नहीं करना है। हमें मूल लेखक के चीजों को ही, भावों को ही, अभिव्यक्ति के तौर तरीकों को ही ध्यान में रखते हुए
ईमानदारी के साथ, जैसे मानो उन्हीं की चीज को आप रख रहे हो, इस तरीके से रखना। अपनी तरफ से अपनी विद्वता या पांडित्य का प्रदर्शन उसमें नहीं करना है। इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान में रखिए। और अनुवादक को रखना भी चाहिए। अनुवाद करना, ये तो छोटे पैमाने की मैं बात कर रही हूँ, जो बड़े बड़े स्तर से जो होता हुआ, तो उसमें काफी ध्यान रखना होता है कि जो मैसेज जाने चाहिए वही जाए, उसके अतिरिक्त और कुछ न जाए। और एक चीज और, एक बात का और भी ध्यान रखनी चाहिए कि पूरी तरह से मूल का पूरी तरह से समान अभिव्यक्ति हो। शोध भाषा में जो कुछ कहा गया है, अनुवादक को कोशिश करनी चाहिए कि उसकी पूरी समान अभिव्यक्ति हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बातें असंभव होती हैं, वो एग्जैक्ट नहीं हो पाती। समान अभिव्यक्ति करने में मुश्किल आ जाते हैं, वो शब्द नहीं मिलते, उस तरीके से नहीं हो पाता। तो हमें उस स्थिति में या अनुवादक को उस स्थिति में निकटतम अभिव्यक्ति से ही काम चला लेना चाहिए, बशर्ते कि वो भी भाव के नजदीक ही हो। तो पूरी समान अभिव्यक्ति की अगर गुंजाइश नहीं हो पाती, प्रसंगवश हमें विवश होना पड़ता है, तो हम उस स्थिति में या अनुवादक उस स्थिति में निकटतम समान, जिसमें कुछ कुछ समानता हो, उस अभिव्यक्ति से भी वो काम चला सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें। कभी कभी इस तरह की भी स्थिति आ जाती है बच्चों कि जैसे कोई पैराग्राफ आया, आप एग्जैक्ट उस चीज को अनुदित नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपको लगे कि ये चीज उस तथ्य को प्रतिबिंबित कर सकता है, तो उस स्थिति में आप उसी से, उस निकटतम अभिव्यक्ति से काम चला सकते हो। और इसी तरह की स्थिति आती है जब मुहावरे, लोकोक्तियां आती हैं। जब आप कहीं किसी मूल भाषा में आपके सामने मुहावरे, लोकोक्तियां आए, तो भी आपको बड़े सजग होकर बहुत ही दिमाग से काम लेना होता है, क्योंकि हर जगह, मैंने पहले भी कहा कि भाव का सही परछाई भी नहीं कर सकते आप, सही बिंब उसमें जाना चाहिए। वही भाव लक्ष्य भाषा में हमें महसूस होना चाहिए। अब जैसे मैं अंग्रेजी के एक मुहावरे की बात करती हूँ कि ओनली वियरर्स नोज वेयर द शूज पिंचेस। अब इसका अगर आप
हिंदी अनुवाद करोगे तो यही होगा कि जूता पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ काटता है। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई कि भाव जहां फिट हो वही तथ्य हमें वहां लगाना चाहिए। तो इस तरह की जब स्थितियां आती हैं, अगर मुहावरे लोकोक्तियों की बात आती है, तो जैसे हमने अभी कहा कि जो जूता पहनता है वही जानता है कि जूता कहाँ काटता है। अगर इस चीज को आप न कहकर इस वे में आप उसका अनुवाद न करके ये कहें, हिंदी का दूसरा मुहावरा लेके अगर आप ये कहें कि जाकी पावन फटी विवाई, ध्यान से सुने, जाकी पावन फटी विवाई सोका जाने पीर पराई। कितना नजदीक है उसके, उस इंग्लिश मुहावरे के कितना नजदीक है। तो क्यों ना हम इसे दें, और ऐसी स्थिति में हमें उसी को देना चाहिए। इंग्लिश के मुहावरे, अंग्रेजी के मुहावरे के साथ वही फिट बैठता है, बशर्ते कि उसका जो हम लाइन वर्ड बाय वर्ड अनुवाद कर रहे हैं। तो बेटी ऐसी स्थिति में मुहावरे के साथ उसी से मिलता जुलता, उसी को रिफ्लेक्ट करने वाला अगर हमें दूसरा मुहावरा मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है, वो उसकी बात को ज़्यादा सटीक प्रमाणित करेगा। आप उसी को दें, ये मेरे कहने का मतलब है। और बच्चों, एक बात और भी ध्यान में रखना है कि भाषा जो है, पांडित्यपूर्ण भाषा हमें कभी कहीं भी नहीं यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए इंग्लिश के बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं तो आप उसको छोटे छोटे करके कई टुकड़ों में कर दो। हमें मेन चीज है भाषा। हमें हमेशा जो है प्रसाद गुण संपन्न भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे हों और सरल हों, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस तथ्य को हमेशा आप ध्यान में रखकर ही अनुदित साहित्य की रचना कर सकते हैं, या किसी भी चीज को, किसी भी पैराग्राफ या किसी भी सेंटेंस का आप हिंदी या इंग्लिश में अनुवाद करते हो तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। तो एक चीज और बच्चों, कि जब भी चीज कोई अनुदित किसी चीज का अनुवाद करो तो मूल लेखक की भूमिका में आपको उतरना पड़ेगा। उसके छोटे छोटे बारीकियों को आपको जानना पड़ेगा। लेखक में जो छोटी छोटी बारीकियां आती हैं उसके सृजन साहित्य में, उस चीज को आपको जानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, तभी आपके
लक्ष्य भाषा का जो अनुवाद होगा वो जानदार होगा। भाव की दृष्टि से आप जितना बेहतर अपने अनुवाद को बना सकते हैं उतना ही वो अनुवाद प्रशंसनीय माना जाएगा। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखते हुए एक चीज और, आपको मूल लेखक के भाषा की प्रकृति को जानना भी जरूरी है। वैसे तो एक बात ये भी है कि दोनों भाषाओं की प्रकृति और व्याकरण को जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आसानी से अनुवाद कर सकते हो। क्योंकि जब आपको भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा कि कथ्य में क्या कहा जा रहा है, भाव को कैसे संप्रेषित किया जा रहा है, उसका व्याकरण क्या है, तब तक आप उसको एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो अनुवाद करने से पहले दोनों भाषाओं का व्याकरण, दोनों भाषाओं के प्रकृति की जानकारी आपको होना जरूरी है। अब बच्चों एक बात और, अनुवाद में हम तथ्य का अनुवाद वर्ड बाय वर्ड नहीं करते, उसकी इकाई होती है वाक्य। हमें एक वाक्य को उठाना चाहिए या अनुवादक को एक वाक्य को उठाना चाहिए और उसका अनुवाद करते जाना चाहिए। क्योंकि वर्ड बाय वर्ड में बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं। वर्ड बाय वर्ड का अगर आप हर एक शब्द का अनुवाद करोगे तो उससे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसमें आप एक सेंटेंस को उठाइए और उसकी हिंदी है तो हिंदी कीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश। अब मैं आपके लिए ये चीज कह रही हूँ कि मान लीजिए आपके सामने एक पैसेज आता है, तो एक पैराग्राफ आता है, तो उसके एक एक वाक्य को उठाइए, वर्ड बाय वर्ड नहीं, हर एक वर्ड का हिंदी मत कीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश मत कीजिए, एक लाइन को पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या कहा गया है, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, उसका आप अनुवाद कीजिए। उससे क्या होता है कि ऐसे करते करते आप हल्का कर लिए। अगर आप मान लीजिए किसी में आपको कोई दिक्कत होती है, किसी लाइन में कोई दिक्कत होती है, तो उसको आप बार बार पढ़िए, तो उससे आपको एक भाव मिल जाता है। अगर आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं भी आ रहा है तो उस लाइन का आपको एक भाव समझ में आ जाता है, फिर उसको आप अपनी भाषा में या लक्ष्य भाषा में उसको लिख डालें। ऐसे करके आप पूरे पैराग्राफ को लिख सकते हैं। एक चीज और, स्रोत भाषा के प्रसंग में बहुत कुछ ऐसा भी आता है, कई शब्द ऐसे आते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, कई पर्याय होते हैं।
तो हमें प्रसंगानुकूल ही पर्याय को लेना होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक ऑफिस, एक मिनट, हेलो, हाँ नमस्ते, मैं क्लास ले रही हूँ, सॉरी मुझे। जैसे आपका हो गया प्रेसिडेंट, तो बच्चों आप देखोगे कि प्रेसिडेंट का कई अर्थ होता है। एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है प्रधान, एक होता है सभापति, अब राष्ट्रपति भी होता है। तो आप कुछ भी लगा दोगे तो नहीं चलेगा। आपको सर्वप्रथम मूल भाषा में जो कुछ लिखा गया है उसको आप देखोगे, उसको आप पढ़ोगे कि इस वर्ड का, इस शब्द को किस प्रसंग में प्रयुक्त किया गया है। आप सबसे पहले उस प्रसंग को देखोगे और महसूस करोगे, वहां कौन सा शब्द यूज होना है इन चारों पांचों में से, उसको लगाओगे। कोई भी शब्द लगा देने से बात बिगड़ जाएगी, अनुवाद सही नहीं माना जाएगा, वो सफल अनुवाद नहीं कहलाएगा। तो आपने ऊपर भी पढ़ी होगी, ये छोटी छोटी बातें आपको अपने दिमाग में रखना है। अब एक और शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक ऑफिस, इसका आपको हिंदी करना है, तो कुछ भी नहीं लगाने से काम नहीं, बात नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक का बिजली होता है, तड़ित होता है, दामिनी होता है। तो जो आप कह सकते हो क्या कि तड़ित ऑफिस, दामिनी ऑफिस नहीं, जो प्रचलित है, अब बिजली का दफ्तर ही कहोगे, इलेक्ट्रिक ऑफिस की हिंदी। तो मेरे कहने का मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उनका वही अर्थ वो देती हैं, वो पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हमें प्रसंग के अनुसार ही हमें उस शब्द को लेना है। और कुछ जो वहां प्रचलित हैं उस सेंस में, उस अर्थ में ही हमको उस शब्द का चुनाव करना है। अब एक मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि जो भी चीज है, जो भी तथ्य आपके सामने आता है उसको जानना हमें बहुत जरूरी है। अनुवाद में कुछ नहीं है, भाव क्या है, उस भाव का संप्रेषण आप कैसे कर रहे हैं और उसको किस शैली में कर रहे हैं, ये चीज ही मेन है और कुछ नहीं। और उस भाषा को जानना और समझना, उस भाषा के जानकार ही अनुवाद अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको समझाऊं कि आप देखोगे कहीं कहीं लिखा रहता है सार्वजनिक स्थानों पर कि नो स्मोकिंग, हिंदी में लिखा रहता है कि कृपया सिगरेट मत पीजिए। वही चीज उर्दू में लिखा रहता है कि सिगरेट पीना सख्त मना है। तीनों भाषाओं में कितना फर्क है। अब इसमें देखिए एक ही बात है, तीनों के मूल में एक ही बात है कि सार्वजनिक स्थानों में
हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अब उर्दू का ले लीजिए, हिंदी में देखिए कितनी नम्रता पूर्वक बात को कही गई कि कृपया कृपया सिगरेट पीना मना है या सिगरेट मत पीजिए। नो स्मोकिंग आपको इंग्लिश में कहा गया, वो भी ठीक है, लेकिन उर्दू में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सिगरेट पीना सख्त मना है। भाषा में थोड़ी कटुता नहीं आ गई, भाषा उसकी कटु हो गई। कभी कभी भाषा में भी बड़ा फर्क पड़ जाता है, भाषा की वजह से भी बहुत फर्क आ जाता है। जो करने वाला व्यक्ति, अगर हम किसी से कहते हैं कि वहां मत जाओ, वहां जाना सख्त मना है इसमें, और अगर हम कहें कि प्लीज उधर मत जाइए, खतरा है या कुछ भी है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा, अड़ियल व्यक्ति भी होगा, तो भी वो मान जाएगा चलो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सेंस का जो भाव है उसका सही संप्रेषण, सही अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। अब एक ही बात को नहीं ये कहा गया, तीन भाषा भाषी तीन तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन तीनों में फर्क है। दो में तो फिर भी समानता है, लेकिन उर्दू वाले कथन में कितना फर्क है। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। जिसने भी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके तरफ से भी ये बात कही गई या लिखी गई, वहां उसका एक ही उद्देश्य था कि कृपया आप लोग, एक ही मैसेज था उनके देने का कि इस ऐसे स्थानों पर सिगरेट ना पिए। ताकि कहने के ढंग में कितना फर्क आ गया। तो ऐसे ही जब भी आपके सामने कोई चीज आए, खास करके मैं अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ कि उसको आप पहचानें, उसके कथ्य को आप सोचें कि इसमें लेखक किस चीज का प्रयत्न किया है, क्या कहने, क्या मैसेज देना चाहता है वो हम तक, उसको समझिए। और किस लैंग्वेज में, किस तरीके से, किस शैली में वो अपने भावना का इजहार कर रहा है, उसी तरह से, उसी पोलाइटनेस में या रूडनेस में उसमें है तो उसमें आप उसी तरह बोलिए। तो जिस लहजे में वो बात कही गई है उसी में, उसी लहजे को पकड़कर आपको लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना चाहिए। बस यही पकड़ है अनुवाद की। अगर आपकी पकड़ सही है तो फिर आप अनुवाद बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। बच्चों, कभी कभी आपके सामने प्रैक्टिकल बात आती है कि कभी कभी आप जब सेंटेंस का ये अनुच्छेद का अनुवाद करते हो तो कुछ कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं। उसको आप अपने बुद्धि विवेक से सॉल्व करने की कोशिश करना। मान लीजिए आपको 2 लाइन बहुत अच्छा आ रहा है, तीसरी लाइन गड़बड़ है, आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तीसरी लाइन किसी वर्ड की वजह से, किसी शब्द की वजह से, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ो, आप बार बार पढ़ो। तो उससे क्या होता है कि एक शब्द अगर नहीं भी आता है या एक लाइन का अर्थ अगर आपको नहीं भी आता है, तो बार बार पढ़ने से एक भाव आपके मन में जरूर आ जाएगा कि इसी चीज को कहने की कोशिश की जा रही है। बस उसको आप अपनी भाषा में लिख दो। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम लिख रहे हैं, छोटे छोटे लाइंस में लिख दो, आप पंक्तियों में लिख दो, बस इस चीज को
इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मैटर एक्स्ट्रा नहीं लगाना, जो है उसी को आपको कहना है, जो तथ्य उसमें कहा गया है उसी को आपको कहना है। अब एक कोई पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो कुछ तो समझ में आएगा कि इसमें क्या कहा गया है। एक पंक्ति की वजह से, एक शब्द की वजह से आप उसको छोड़ना नहीं। एक नहीं, अगर 4 भी शब्द उसमें से आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उस स्टेंजा को, जो भी है उस अनुच्छेद को आप अच्छी तरह से पढ़ो। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा कि एक भाव आपके मन में आ जाएगा कि ये तो इसमें यही बात कहा जा रहा है, बस उसको आप अपने शब्दों में लिख जाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है। कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बस मुझे यही कहना है, आपको यही बताना था कि जो आप थ्योरेटिकल पढ़े हैं उसका ही ये जो था अभ्यास जो है ये व्यावहारिक रूप है। इस व्यावहारिक रूप को हम घर परिवार सब जगह यूज करते रहते हैं, इसलिए इसको जानना आपको जरूरी है। और बच्चों एक चीज मैं और बता दूं कि इसमें आपको क्वेश्चन भी आएगा और ऐसे 1-2 पैराग्राफ भी आएंगे। हम जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें हम आपको पूरा डिटेल्स में जो है आपको मटेरियल भी दे देंगे, और साथ में इसके अभ्यास के लिए हम पैराग्राफ भी करके हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आपको देंगे। और कुछ आप भी अपने घर पर प्रैक्टिस करना। बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीज आपको करने आ जाएगा, आप अच्छी तरह से अनुवाद कर सकते हो। इसके बावजूद भी अगर कहीं किसी तरह की दिक्कत है तो आपको जो पहले पढ़ाए हैं विवेक शर्मा, उनको आप फोन करके पूछ सकते हैं, या मैं डॉक्टर भवानी दास, मेरा नंबर है 9818943784 9818943784। इस पर कॉल करके आप किसी भी तरह की समस्या अगर आपके साथ होती है या आती है हमारे मटेरियल को लेके, तो रात के 8:30 बजे से 9-9:30 बजे तक आप कॉल करके पूछ सकते हो बेटे। हम आज कुछ मटेरियल अपलोड भी हम करा देंगे। अभी आपका मटेरियल ठीक से तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ सहायक सामग्री जो है हम आपको अपलोड करा देंगे। और अगर आज आपने मेरी बातें समझी होंगी तो आपकी आधी समस्या तो यहाँ हल हो गया होगा। बाकी आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ मैटर वो अपलोड करा दें, और आप मन से पढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।